एक्स पार्टी क्या होता है सर? एक्स पार्टी का मतलब होता है, एक पक्षीय का मतलब क्या होता है? एक पक्षीय का मतलब होता है कि वहां पे प्रतिवादी नहीं आया। दो सिचुएशन बोल रहा हूं मैं आपको। मान लीजिए प्लेंटिफ एब्सेंट हो गया या फिर डिफेंडेंट एब्सेंट हो गया, ये मतलब वादी अनुपस्थित है या फिर प्रतिवादी अनुपस्थित है। दो सिचुएशन है देखिए। अगर प्लेंटिफ नहीं आया, जैसे मान लीजिए केस चल रहा था ए वर्सेस बी का, सर प्लेंटिफ अगर नहीं आया, प्लेंटिफ छुट्टी मार गया, तो भैया क्या होगा? सूट हो जाएगा डिसमिस। क्या हो जाएगा? सूट, वाद हो जाएगा रद्द, खत्म है फिर तो क्या ही मतलब है ना। लेकिन अगर डिफेंडेंट नहीं आया, सिर्फ प्लेंटिफ आया, सामने वाली पार्टी आ नहीं रही है, ये छुट्टी पे छुट्टी मारे जा रहा है, तो उसका क्या प्रभाव होगा? क्या इस पर रेस जुडिकारा लागू होगा? कोर्ट ने तो हर्ड और फाइनली डिसाइडेड किया नहीं। किया क्या? जब सामने वाली पार्टी आई नहीं तो फिर काहे का छुट्टी हुई है बताओ? समझ, सवाल यह है कि अगर प्रतिवादी नहीं आ रहा है, केस की सुनवाई चालू हो गई, सिविल का मामला था, केस स्टार्ट हो गया, सामने वाली पार्टी आती नहीं है, नोटिस भेज दिया, मतलब समन भेज दिया कोर्ट ने उसको बुलाने के लिए, फिर भी नहीं आ रहा है, फिर क्या किया जाए? वारंट इशू हो जाएगा क्या? बताओ मुझे, क्या वारंट इशू कर देगी कोर्ट? वारंट किस में इशू होता है? क्रिमिनल में। वारंट थोड़ी इशू होगा यहाँ पे। तो बस नहीं आ रहे तो फिर कोर्ट एक्स पार्टी कर देगी, मता तेरे खिलाफ फैसला दे देंगे, और क्या। बात समझ में आ रही है भाई? अगर प्रतिवादी नहीं आया, डिफेंडेंट नहीं आ रहा है कोर्ट में, तो कोर्ट बोलेगी भाई मता तू, तेरे खिलाफ हम एक्स पार्टी ऑर्डर दे देंगे, एक्स पार्टी डिक्री कर देंगे। तो सवाल यह है, मान लीजिए किसी केस के अंदर केस की सुनवाई शुरू हुई है यहाँ पे ए वर्सेस बी में, और सर बी छुट्टी मना रहा है, ठीक है ना, उन्होंने रिटर्न स्टेटमेंट फाइल किया है, यहाँ प्लेंट हो गई, वाद पत्र लिखित कथन दिया है, उसके बाद से सर वो एब्सेंट ही चल रहा है, इस पूरे पीरियड में वो आया ही नहीं एक बार भी कोर्ट, या फिर किसी केसेस में उसने रिटर्न स्टेटमेंट भी फाइल नहीं किया, फिर वो आ ही नहीं रहा है कोर्ट में, क्या किया जाए फिर? एक्स पार्टी की डिग्री कार्रवाई स्टार्ट कर देंगे अपन। तो सवाल यह है, क्या एक्स पार्टी में अगर कोई नहीं आया तो होगा क्या? उसका अंजाम क्या होगा? समझते हैं, दोनों सिचुएशन को समझते हैं। जहां पे रिटर्न स्टेटमेंट फाइल हुआ है, मतलब लिखित कथन फाइल हुआ है, उसको भी समझेंगे, जहां पे नहीं किया उसको भी समझेंगे। मतलब पहली सिचुएशन तो हम क्या समझेंगे? पहली सिचुएशन हम समझेंगे, फर्स्ट सिचुएशन हम समझने वाले हैं कि मान लीजिए सूट फाइल हुआ है ए वर्सेस बी में, और यहाँ पे क्या हुआ है सर? यहाँ पे क्या हुआ है? प्लेंट फाइल हुई थी, यहाँ पे वाद पत्र फाइल हुआ है, यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट लगा है, लिखित कथन। क्या क्लास से जरूरी फोन होता है क्या? आने दो। लिखित कथन हुआ है, और उसके बाद में फिर वो नहीं आए। दूसरी सिचुएशन देखिए, प्लेंट फाइल हो गई, कोर्ट ने समन भेज दिया, लेकिन रिटर्न स्टेटमेंट ही फाइल नहीं हुआ। रिटर्न स्टेटमेंट याद समझ में आया कश्मीरा? यहां तक समझ में आया बेटा? रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है? भाई आपने प्लेंट के अंदर तो अपने 4 पॉइंट लिखे हैं अपने, तो मेरा ये सब इससे दावा है। रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है? इसी दावे का, जैसे प्लेंट है ना, रिटर्न स्टेटमेंट, इसका जवाब, भाई इसके बात नंबर 1 का जवाब बात नंबर 1 में, इसकी बात नंबर 2 का जवाब बात नंबर 2 में, इसकी बात नंबर 3 का जवाब बात नंबर 3 में, इसकी बात नंबर 4 का जवाब बात नंबर 4 में। जवाब तो देना पड़ेगा ना। यहाँ तो सर रिटर्न स्टेटमेंट फाइल हो गया है, लेकिन वो फिर नहीं आया,
या यहाँ तो उसने रिटर्न स्टेटमेंट ही फाइल नहीं किया। इन दोनों केसेस को हम समझते हैं पहले। दोनों सिचुएशन समझ में आई आपको? हेलो? क्लास चल रही है अभी? अब प्रोविजंस क्या है एक्स पार्टी डिग्री के, वो समझ लेते हैं। ये प्रोविजंस आपको इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प करेंगे। कहाँ क्या प्रावधान है उसको समझते हैं। मैं नई स्लाइड लेता हूँ मेरी कोड, तो चेयर ने बहुत अनकंफर्टेबल किया हुआ है, इसको निकालता हूँ इधर। लिखिए, एक पक्षीय डिक्री के लिए प्रावधान। एक पक्षीय डिक्री के लिए प्रावधान। डायग्राम बनाना, नई नई कॉपी में डायग्राम बनाओ, नए नए फ्रेश पन्ने में डायग्राम बनाओ। पन्ना फ्रेश लेना, डायग्राम लंबा बनेगा। नए पन्ने में डायग्राम बनाना। एक पक्षीय डिक्री के लिए प्रावधान, प्रोविजंस फॉर एक्स पार्टी डिक्री। This is Order 9, Rule 6, Sub Rule 1A। आदेश 9 नियम 6, आप चाहो तो उसको ऑर्डर 9 रूल 6 ऐसे लिख लीजिए, या फिर आदेश 9 नियम 6 सब उपनियम 1 का प्रथम ए वर्ग। ठीक है। दूसरा जो प्रोविजन होता है वो होता है ऑर्डर 8 रूल 10। यहां लिखिए, यहां लिखिए, प्रतिवादी अनुपस्थित, डिफेंडेंट एब्सेंट। जो डायग्राम बनवाया था ना मैंने उधर उस वाले पेज में, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन एंड दिस इज द सेकंड कंडीशन। ऑर्डर 9 रूल 6 1A, ऑर्डर 8 रूल 10। इज दैट क्लियर? पहले तो समझिए। इधर लिखिए, इधर लिखिए, इसमें लिखेंगे the defendant has served, the defendant has served summon, defendant has served summon and still defendant has not appeared and still defendant has not appeared। प्रतिवादी को समन की तामील हो गई है, इधर इधर, हाँ, प्रतिवादी को समन की तामील हो गई है, प्रतिवादी को समन की तामील हो गई है और फिर भी वह अनुपस्थित है, फिर भी वह अनुपस्थित है, फिर भी वह अनुपस्थित है। and still defendant does not appear, and still defendant does not appear, and still defendant does not appear। आगे लिखिए लाइन चेंज करके, कोर्ट कैन टेक अप एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स। न्यायालय एक पक्षीय प्रक्रिया अपना सकता है, न्यायालय एक पक्षीय प्रक्रिया अपना सकता है। कोर्ट कैन टेक अप एक्स पार्टी प्रोसीडिंग, कोर्ट कैन टेक अप एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स। न्यायालय एक पक्षीय प्रक्रिया अपना सकता है, अपना सकता है। अब एक पक्षीय प्रक्रिया क्या होती है वो समझिए, एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स क्या होती है वो समझिए। एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स में क्या होता है, कोर्ट क्या करता है एक्स पार्टी प्रोसीडिंग में, उसको समझते हैं हम लोग। व्हाट इज मीन बाय एक्स पार्टी प्रोसीडिंग, हम उसको समझते हैं, हम उसको समझते हैं।
एक बार ऑर्डर 8 रूल 10 निकालिए एक बार पहले, थोड़ा मैं दिखाता हूं आपको। डायग्राम में चेंज कर लीजिएगा फर्स्ट वाले में, रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं हुआ है इसमें, ठीक है ना, रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं हुआ है। ऑर्डर 1, ऑर्डर ऑर्डर 9 रूल 6 1A में डायग्राम में चेंज कर लीजिएगा जो वाली प्रोसीडिंग्स के लिए, ठीक है ना, तो डायग्राम में चेंज कीजिए। ऑर्डर 8 रूल 10 में सेकंड वाले में भी फाइल नहीं हुआ है, दोनों कंडीशन में रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं हुआ है। दोनों परिस्थिति बताऊंगा और जहां फाइल हुआ है उसको भी बताऊंगा। जहां हम कह रहे हैं कि एक पक्षीय प्रक्रिया एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स कोर्ट स्टार्ट कर देगी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो भी फैक्ट्स, जो भी तथ्य कोर्ट ने, जो प्लेंटिफ ने, जो कि वादी ने लिखे हैं, वादी द्वारा जो भी तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं, प्लेंटिफ ने जो भी फैक्ट्स दिए हैं कोर्ट को, कोर्ट उसी के ऊपर एविडेंस ले लेगा। जैसे दूसरी पार्टी बोलती है कि सर मैं, मान लीजिए कब्जे का मकान था एक, किसने कब्जा किया है मकान के ऊपर, समन भेज दिया, वो नहीं आ रहा कोर्ट में। कोर्ट ने क्या किया, समन उसकी जो भी प्लेंटिफ में लगाया कि ये हमारा मकान था, हमारे पास इसकी सेल डीड है। मान लीजिए एक मकान है, थोड़ा सा फैक्ट्स को सुनेंगे, एक मकान है, इसमें बी रहता है, जबकि ओरिजिनल जो मकान था, ओरिजिनल मकान किसका था? सी का। सी ने ये मकान, अब भाई बी खाली नहीं कर रहा, लेकिन मालिक कौन है मकान का? सी। सी ने ये मकान किसको बेच दिया? ए को, ठीक है। सी ने पहले ही कह दिया कि यार देखो ये लीगल मामला है, कब्जा खाली कर होगा तभी रह पाओगे आप उसमें। आपने बोला कोई दिक्कत नहीं है, घर में सारे वकील हैं, रोज तो कोर्ट जाते ही हैं, करवा लेंगे हम अपने हिसाब से कब्जा खाली। भाई 10 लाख की प्रॉपर्टी है, एक्चुअल वैल्यू 10 लाख की है, कब्जा उब्जा हम खाली करवा लेंगे, 3-4 लाख रुपए में दे दे दो हमें। आदमी भी सोचता है कि चलो 3-4 लाख रुपए आ रहे हैं वही बहुत है, सरदर्दी से तो छुटकारा मिल रहा है। सी ने सोच के इसको बेच दिया, ए को बेच दिया, और ए है वकील आदमी, रोज कोर्ट ही जाना है, हम ले लेंगे मकान, डोंट वरी। इसने एक सेल डीड ले ली, अरे सर सेल डीड होगी नहीं होगी? अब क्या हुआ इस केस में, ए वर्सेस बी हुआ, ठीक है। ए ने प्लेंट दी, कोर्ट ने भेजा समन, कोर्ट ने क्या भेजा यहाँ पे कि भाई साहब आओ कोर्ट में। अब समन भेज गया, समन सर्व हो गया, लेकिन पार्टी नहीं आ रही। वकील साहब कहते हैं कि यार ये आदमी घर खाली नहीं कर रहा, समझना बात। तो कोर्ट क्या करेगा, प्लेंट में जो इसने साक्ष्य दिए होंगे ना, प्लेंट में क्या लिखेगा ये कि मैंने ये फलाना फलाना मकान सी से खरीदा, ठीक है, मैंने ये मकान सी से खरीदा, और ये रही उसकी सेल डीड की कॉपी। सी ओनर है, उसका नाम दिखा दिया पट्टे में। अरे म्यूनसिपालिटी से पट्टे की कॉपी ले ली, देखिए इसमें पट्टे में पहले सी के नाम पे था, अब ये नाम हस्तांतरण होकर किसके, मेरे नाम पे आ गया है। आपने सारे सबूत दिखा दिए, कोर्ट ने देखा दूसरी पार्टी तो आ नहीं, लेकिन कोर्ट ने सब कागज देखने के बाद ये देखो, हाँ यार डॉक्यूमेंट सारे क्या है, ओरिजिनल है, सही है। कोर्ट ने सारी प्रक्रिया को फॉलो किया, कोर्ट ने सारी प्रोसीडिंग्स को फॉलो किया। एक्स पार्टी प्रोसीडिंग ऐसे नहीं हो जाती कि सीधा कोई नहीं है सामने उसको हटाओ, उसको छोड़ो, पास कर दो जजमेंट। यहाँ की जो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग है, ऑर्डर 9 रूल 6(1)(a) की जो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स होती है, वो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग जनरली क्या होती है कि अगर पार्टी नहीं आ रही है तो जो भी आपके पास में साक्ष्य हैं, आप प्लेन से एविडेंसेस लीजिए, चेक कीजिए, कोर्ट बोलेगा हाँ सारे साक्ष्य आपके पास हैं, प्राइमा फेसी ये प्रूव हो रहा है, प्रथम दृष्टया मामला आपके पक्ष में है, ये सम साबित हो रहा है, हो गया ना। सेल डीड से देख लेंगे, म्युनिसिपालिटी में जो उसके नाम जो पट्टा है उससे देख लिया, जो पट्टा हस्तांतरण करवाया रजिस्ट्रार के उसमें साइन है उससे देख लिया, तो कोर्ट को तो ये पता लग गया कि भाई कब्जे में कौन है, बी। वो क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उसको पता है उसके पास कुछ राइट ही नहीं है घर में रहने का, इसलिए नहीं आ रहा कोर्ट में। तो कोर्ट क्या करेगा, डिक्री दे देगा, क्या करेगा, डिक्री दे देगा रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी की। भाई प्रॉपर्टी क्या कर लीजिए आप, प्रत्युदरण कर लीजिए, रिकवर कर लीजिए प्रॉपर्टी को। पहली बात समझ, ये बात यहां तक समझ में आई। अब इसके आगे लिखेंगे, लिखिए अब इसके आगे, ज्यादा लिखवाया था ना, उसके आगे लिखिए। द कोर्ट विल रिकॉर्ड एविडेंसेस ऑफ प्लेंटिफ, न्यायालय
न्यायालय वादी के साक्ष्यों को अभिलिखित करेगा। न्यायालय वादी के साक्ष्यों को अभिलिखित करेगा। द कोर्ट विल रिकॉर्ड द एविडेंसेस ऑफ प्लेंटिफ एंड नॉट डिफेंडेंट, न कि प्रतिवादी के साक्ष्यों को, न कि प्रतिवादी के साक्ष्यों को, न कि प्रतिवादी के साक्ष्यों को। एक्स पार्टी हुआ है, एक्स पार्टी होने का मतलब ये होता है कि सर किसके एविडेंसेस रिकॉर्ड किए गए हैं, न्यायालय ने एविडेंसेस रिकॉर्ड किए हैं किसके, वादी के। प्लेंटिफ के एविडेंसेस तो रिकॉर्ड किए कोर्ट ने, ठीक है, लिख लिया हमने, कोर्ट विल रिकॉर्ड द एविडेंसेस ऑफ प्लेंटिफ एंड नॉट द डिफेंडेंट। आगे लिखिए, हियर 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 डिफेंडेंट इज एब्सेंट, इट मींस, हियर डिफेंडेंट इज एब्सेंट, इट मींस, यहां प्रतिवादी अनुपस्थित है से मतलब है, यहां प्रतिवादी अनुपस्थित है से आशय है या मतलब है कि प्रतिवादी व अधिवक्ता दोनों अनुपस्थित हैं, कि प्रतिवादी और अधिवक्ता दोनों अनुपस्थित हैं, कि प्रतिवादी और अधिवक्ता दोनों अनुपस्थित है। हियर डिफेंडेंट इज एब्सेंट, इट मींस, डिफेंडेंट इज एब्सेंट, इट मींस that defendant and lawyer is absent, that defendant and lawyer is absent, defendant and lawyer is absent। अब मान लीजिए न्यायालय ने इस वाले मामले में एविडेंसेस रिकॉर्ड किए, उससे सारे फैक्ट्स वगैरह लिए, यहाँ पे एविडेंसेस रिकॉर्ड किए और यहाँ पे एक डिक्री दे दी, एक्स पार्टी डिक्री ग्रांट कर दी। क्या इस, अब सवाल ये है क्या यहाँ पर रेस जुडिकेटा लागू होगा, क्या यहाँ पे रेस जुडिकेटा लागू होगा? हाँ, मान लीजिए एक कल को आके एक नया सूट फाइल कर देता है बी वर्सेस ए डिक्री आने के बाद, क्या उस पर रेस जुडिकेटा लागू होगा? जी हाँ, रेस जुडिकेटा लगेगा, क्योंकि देखिए सीपीसी में जो प्रोसीडिंग्स दी हुई है कोर्ट ने तुमको फॉलो किया ना, कोर्ट ने उसको सुना भी सही, हर्ड और फाइनली डिसाइडेड किया, साक्ष्यों को लिया, सब कुछ किया कोर्ट ने। ऐसे तो सर मिसयूज ऑफ प्रोसीजर नहीं हो जाएगा? बताइए मुझे, एक लाइन लिख लीजिए, हियर 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 on such decree, here on such decree res judicata would apply, here on such ex parte decree, ऐसे लिखिए, here on such ex parte decree res judicata would apply, here on such ex parte decree res judicata would apply। यहाँ यहाँ एक पक्षीय डिक्री पर, यहाँ एक पक्षीय डिक्री पर पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू होगा, यहाँ एक पक्षीय डिक्री पर पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू होगा, ठीक है। अब आते हैं दूसरी कहानी में, किसमें आएंगे अब? चलिए 8-10 में आओ। 8-10 क्या बोलता है उसमें लिखिए, if the defendant does not file written statement, if the defendant does not file the written statement, if the defendant does not file the written statement, यदि प्रतिवादी ने लिखित कथन, यदि प्रतिवादी ने लिखित कथन संस्थित नहीं किए हैं, यदि प्रतिवादी ने लिखित कथन संस्थित नहीं किए हैं, if the defendant does not file the written statement, then the court may pronounce judgment, then the court may pronounce judgment, then the court may pronounce such judgment forthwith, then the court may pronounce judgment forthwith। तो न्यायालय उसके विरुद्ध तुरंत निर्णय सुनाएगा, तो न्यायालय उसके विरुद्ध तुरंत निर्णय सुनाएगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, हियर this ex parte decree, here the ex parte decree passed without ex parte proceedings, here the ex parte decree passed without ex parte proceedings। यहाँ एक पक्षीय डिक्री बिना किसी एक पक्षीय कार्रवाई के पारित की गई है, यहाँ एक पक्षीय डिक्री बिना किसी एक पक्षीय कार्रवाई के पारित की गई है, and
This shall also be considered as heard and finally decided. And this shall also be considered as heard and finally decided. And this shall also be heard as and this shall also be considered as heard and finally decided. और इसे भी न्यायालय द्वारा सुना गया और इसे भी न्यायालय द्वारा सुना गया और और विनिश्चित किया गया माना जाएगा। न्यायालय द्वारा सुना गया और विनिश्चित किया माना जाएगा। देखिए ये बहुत रेयर सर्कमस्टांसेस में होता है, इसमें होता है बहुत ही रेयर सर्कमस्टांसेस में। देखिए this can be done in very rare circumstances. 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 ये डिक्री, ये एक पक्षीय डिक्री बहुत असाधारण परिस्थितियों में दी जाती है। यह एक पक्षीय डिक्री बहुत असाधारण परिस्थितियों में दी जाती है। यह एक पक्षीय डिक्री बहुत असाधारण परिस्थितियों में दी जाती है। यह एक पक्षीय डिक्री बहुत असाधारण परिस्थितियों में दी जाती है। समझ में आई बात? अगर तुमको एक्सपार्टी डिग्री कोई पूछता है ना इंटरव्यू वगैरह में, तो आपको दोनों परिस्थिति बोलनी है कि ऑर्डर 9 रूल 6(1)(a) के अंदर तो है ही, और ऑर्डर 8 रूल 10 के अंदर भी कोर्ट चाहे तो ग्रांट कर सकता है। अरे कह देंगे जी, डिस्क्रिप्शन है कोर्ट का। रेयर इसलिए करता है कि कल को अगर इंक्वायरी बैठ गई कि भाई तेरे को क्या मतलब था इतनी जल्दी पास करने का। ये जो 8-10 की प्रक्रिया हुई ना सर, ये कहाँ हुई है पहले ये समझिए। हाँ बता रहा हूँ, ये जो 8-10 की प्रक्रिया, अरे सुनिए बात नहीं, इधर सुनिए बात नहीं। ये जो 8-10 की प्रक्रिया हुई है ये बहुत रेयर क्यों होती है मैं आपको बताता हूँ। ऐसा हुआ है इस प्रक्रिया में कि सर समन दिया, रिटर्न स्टेटमेंट नहीं आया, या एप्लीकेशन लगा दी उसने कि सर 8-10 के अंदर हमें जजमेंट दे दिया जाए, और कोर्ट ने क्या किया, इसके प्लेंट के साक्ष्य तो लिए नहीं, सीधा 8-10 में फोर्थ तुरंत ही डिक्री दे दी एक पक्ष। ये रेयर क्यों होता है इसका रीजन मैं बताता हूँ। देखिए सर, कल को एलिगेशन ना लग जाए, अपील में जाएगा तो आदमी अपील में चला गया, एक्स पार्टी की डिक्री की अपील, एक्स पार्टी की डिक्री भी सेम वैसे ही डिक्री की अपील की तरह होती है, ऑर्डर 41 की तरह। कल को अपील में चला गया मान लीजिए ये, और अपील में जाने के बाद में वहां पे कोर्ट ने पूछ लिया कि ऐसी क्या जल्दी थी 8-10 का आदेश क्यों पारित किया, उसके एविडेंसेस तो देखते हैं क्या रिकॉर्ड पे है या नहीं है। आपको एक्स पार्टी प्रोसीडिंग तो करनी चाहिए थी ना, ऐसी ऐसी क्या जल्दी मची थी आपको, ये डांट ना पड़ जाए, नोटिस ना आ जाए, इसलिए रेयर होता है। कल को तुम जज बन जाओ, तुमको तो पता है ना 8-10 में भी होता है। तुमने कहा कि हाँ सर 8-10 की कार्रवाई कर लेंगे, 8-10 मतलब ऑर्डर 8 रूल 10 की कार्रवाई कर लेंगे, लेकिन 8-10 की कार्रवाई में रिस्क है ना भाई, तुमको जवाब देना पड़ जाएगा, इसलिए रेयर होता है। ये असाधारण परिस्थिति में ही किया जाता है भाई साहब, ऐसे नहीं होता। मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट जज साहब की फैमिली का कोई केस है और तुम्हारी कोर्ट में लगा हुआ है, तो तुम क्या करोगे, 8-10 की कार्रवाई करोगे नहीं करोगे, खुश करने के लिए डिस्ट्रिक्ट जज साहब को करोगे ना, गुड बुक्स में आने के लिए करोगे नहीं करोगे, मत करना मत करना, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जज चेंज हो जाएगा लेकिन अपील हाईकोर्ट जाएगी अरे डिस्ट्रिक्ट जज तो बदल जाएगा लेकिन अपील कहां चली जाएगी, और तुम्हारे पत्ते बिछ जाएंगे हाईकोर्ट में। बात समझ में आई? प्रोविजन दिया हुआ है, प्रावधान है, प्रावधानित कर सकते हैं, दिया जा सकता है, हो तो सब कुछ सकता है ना, लेकिन हमें नहीं करना है। लिखिए, दोनों को कंबाइन करके लिखिएगा प्लीज, दोनों को कंबाइन करके लिखिएगा, ठीक है ना, दोनों को कंबाइन करके एक लाइन लिख दीजिए दोनों परिस्थितियों में। निशांत इसका फोन आया था, खूबसूरत पॉइंट मिस किया है आपने।
वो तो ऑनलाइन का फायदा है, इस वजह से रिस्क ले लेते हैं, इसलिए तो कहता हूँ मिस यूज करते हैं ऑनलाइन वाले फैसिलिटी को सब लोग। इस ऑनलाइन ने मेरे को खुश नहीं किया। मैं तुम्हें सही बताऊं ना, मेरा बस चले तो सबसे पहले इसको उखाड़ के फेंकू। लेकिन बेचारे कुछ 2-4 बच्चे हैं ऑनलाइन जो जेन्युइनली पढ़ते हैं, 2-4 स्टूडेंट है जो बहुत ऑनलाइन क्लासेस पे टिके हैं। वरना मेरा बस चले तो मैं इस ऑनलाइन को उखाड़ फेंकू। इसका क्या कर रही जनता? समझ में आ गई बात? लिखिए, दोनों परिस्थितियों में कर दिया अनम्यूट। दोनों परिस्थितियों में, अरे वो तो म्यूट तो उसको थोड़ा डांटने के लिए किया था, प्यारा बच्चा है ये तो। मेरे तो भाई मेरे लिए तो, मैं तो बहुत प्यार करता हूँ इन सब बच्चों से ना, तो मैं म्यूट करके डांटता हूँ। डांटता जिसको भी म्यूट करके डांटता हूँ। तुम लोग ऐसे मत समझो ऑनलाइन बेइज्जती हो गई, पहले म्यूट करता हूँ फिर डांटता हूँ। तुम लोग ये समझो कि लाइव बेइज्जती चल रही है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। एक बेइज्जती होती है ऑफलाइन बेइज्जती, एक होती है ऑनलाइन बेइज्जती। तो सालों साल बाद भी कोई वीडियो लेगा अगर, तो उसको दिखेगा अरे यार ये तो बेइज्जती। नाम कहां लेता मैं किसी का नाम ही नहीं लेता मैं। लेकिन अपने क्लास के बच्चे तो समझदार हो, समझ जाते हैं कि किसके लिए बात हो रही है। जैसे मैं किसी को कहता हूँ कि अभी समय लगेगा मैच्योर होने में, तो सब समझ जाते हैं कि किसकी बात हो रही है। तेरे बैठता हूँ यार, पाँव दर्द करने लग गए। लिखिए, बहुत दिनों से लंबी क्लासेस नहीं ली ना, तो सब शरीर को भी एडॉप्ट होने टाइम लगेगा। आराम चल रहा था बहुत दिनों तक। लिखिए इसमें, दोनों परिस्थितियों में, इन बोथ दीज कंडीशंस the requirement of CPC have been fulfilled. The requirements of CPC have been fulfilled. इन दोनों परिस्थितियों में सीपीसी की आवश्यकताओं को पूरा किया गया है। सीपीसी की आवश्यकताओं को पूरा किया गया है। सीपीसी की आवश्यकताओं को पूरा किया गया है। इसलिए हम कह सकते हैं, therefore we can say that these decrees have been made on merit, that these decrees have been passed on merit, that these decrees have been passed on merits। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एक पक्षीय डिक्रियां, these decrees have been passed on merits, कि यह एक पक्षीय डिक्रियां गुणागुण के आधार पर दी गई हैं। These decrees have been passed on merits and hence res judicata would apply here। अतः पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू होगा। अतः पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू होगा। अतः को तो हम भूल ही गए, बहुत दिनों से अतः को यूज नहीं किया। अतः पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू होगा। अतः निर्धारित की गई है। अतः पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू होगा। पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू होगा। समझ में आई ये बात? देखिए, अब कभी भी कोई एक्स पार्टी डिग्री पास होती है ना, तो उसको सेट असाइड करने के लिए, उसको अपास करने के लिए कुछ प्रोविजंस होते हैं। मैं लिखवा देता हूं आपको। लिखिए ऑर्डर 9 रूल 13 और सेक्शन 5 ये दोनों लगती है। सवाल ये ना कि आप आए क्यों नहीं। सेक्शन 5 किसका? ये लिमिटेशन एक्ट का, परिसीमा अधिनियम का, क्योंकि आप उस टाइम आए नहीं थे ना सर। दोनों की एक संयुक्त जॉइंट एप्लीकेशन लगाओगे आप कोर्ट में, इसको पास करने के लिए। टू सेट असाइड एक्स पार्टी डिग्री। लिखिए, एक पक्षीय डिग्री को अपास करने के लिए, एक पक्षीय डिग्री को अपास करने के लिए, एक पक्षीय डिग्री को पास करने के लिए इन प्रावधानों का अनुसरण किया जाएगा। इन प्रावधानों का अनुसरण किया जाएगा। To set aside ex parte decrees, these provisions have been followed. have been followed.
अब बहुत ही खतरनाक टॉपिक जिसकी मैं हमेशा बात करता था आप लोगों से, मैं हमेशा बोलता था ना कि सीपीसी कुछ ऐसा चलेगा, फिर उतर जाएगा पूरा नीचे। ये टॉपिक पे आ गए हम, और इसको वही समझ पाएगा जिसको सीपीसी क्लासेस करी होगी जिसने। मैं इतने दिन से चीख चीख के क्या कह रहा था, बेटा सीबीएसई क्लास 7-8 दिन क्लासेस नहीं हुई है, तो क्लासेस तो मेरे को लगता है कर ली होगी सबने ना। अब वो टॉपिक शुरू होने वाला है, डालिए हेडिंग, विल रेस जुडिकेटा वुड अप्लाई इन अपील। विल रेस जुडिकेटा वुड अप्लाई इन अपील, क्या पूर्व न्याय का सिद्धांत अपील पर लागू होगा? क्या पूर्व न्याय का सिद्धांत अपील पर लागू होगा? और टफ क्यों है प्रोविजन, उसका मैं आपको रीजन बता देता हूँ। अब फोकस इधर रख लेना, बुक्स वगैरह बंद कर दो, कुछ लिखवाऊंगा नहीं है मैं आप पूरी क्लास में। अब मैं एक शब्द नहीं लिखवाऊंगा, बस समझना और समझ के चलना। द प्रोविजंस आर वेरी टफ, द प्रोविजंस आर नॉट वेरी इजी, जो हर किसी को समझ में आ जाएगा। कोई भी टॉम डिक एंड हैरी को समझ में नहीं आने वाले प्रोविजन। तुम लोग फोकस करोगे तो समझ पाओगे, वरना पकड़ भी नहीं पाओगे कि कहां से हवा निकल गई। फोकस करना। चलिए शुरू करते हैं। कुछ नहीं बोलूंगा मैं, समझ लेना। रेशियो टिकट लागू होगा, लगेगा ना? लेकिन अब थोड़ा सा चेंज है। मान लीजिए सूट नंबर 1 हुआ था ए वर्सेस बी, इसमें ए अपना जीत गया, डिग्री आ गई। इसमें ए जीत गया, डिग्री पास हो गई। सूट नंबर 1 में डिग्री आ गई, ए जीत गया। सुनना, बी चला गया, कहां चला गया बी? बी चला गया अपील में, ठीक है। जब ये अपील में गया था तो बी ने पीछे से एक और सूट फाइल कर दिया। क्या रेस जुडिकेटा लगेगा क्या? सवाल ये है। सवाल ये है क्या अब रेस जुडिकेटा लागू होगा? सर ये चला गया अपील में, अपील में जाने के बाद लेकिन फिर एक और सूट फाइल कर दिया इसने बी वर्सेस ए, सेम नीचे वाली कोर्ट में। हाँ, क्या रेस जुडिकेटा लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? ऐसा है सर, जब भी आप अपील करेंगे सिविल केसेस में, इसका मतलब होगा कि सूट अभी भी कंटिन्यू है। अगर तुमने अपील कर दी तो सूट अभी भी चालू है। सूट क्या है, डिग्री जाने के बाद बंद नहीं हुआ है। तुमने अगर अपील कर दी तो सूट वापस क्या है, अभी चालू है। और जब भी कोई सूट चालू है तो उसके नाम पे एक और सूट फाइल हो सकता है। वहां पे क्या लगता है, रेस सब जुडिस, सेक्शन 10। लेकिन सेक्शन 10 मैंडेटरी नहीं है, इसलिए सूट 2 फाइल हो सकता है। बात समझ में आई? ऐसा है कि अगर आप अपील में चले जाते हैं, अपील में जाने का मतलब होता है कि आपका सूट अभी तक खत्म नहीं हुआ है, उसकी अभी भी केस चल रही है। जैसे मान लीजिए डाइवोर्स की डिग्री आ गई, डाइवोर्स की डिग्री आई, हस्बैंड चला गया अपील में। इसका मतलब ये जब तक अपील चलती रहेगी वाइफ दूसरी शादी नहीं कर सकती। वाइस वर्सा, वाइफ अगर अपील में चली गई तो हस्बैंड दूसरी शादी नहीं कर सकता। बात समझ रहे हो? क्योंकि अभी तक वो केस पेंडिंग है। एंड हो गया क्या उसका? लेकिन अगर समय सीमा निकल गई तो फिर खत्म है, वो अपील में चला गया, फिर दूसरा सूट फाइल हो सकता है ना। रेस जुडिकेटा इन अपील टफ टॉपिक है। और थोड़ा डिटेल में चले, ये पहला पॉइंट समझ में आया? जिसको समझ में आया मेरे को एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए। आपको समझ में आया कश्मीरा? थोड़ा सा भी, थोड़ो थोड़ो, गुंटुर गुंटुर।
कुन्नूर कुन्नूर, गुंटूर गुंटूर कर्नाटक, कुन्नूर कुन्नूर तमिलनाडु, तमिल। चलिए ठीक है। अपील केसेस में कुछ अलग तरीके से काम होता है। तो सर बात ये है ना कि अगर आप अपील में चले गए तो फिर साहब दिक्कत है बहुत बड़ी। ऐसे तो कोई भी पार्टी मिसयूज करेगी प्रोविजंस के। कुछ तो गाइडलाइंस होनी चाहिए, कुछ तो केसेस होने चाहिए। अरे भैया कोई तो चीज हो जो उसको रोके। जैसे जैसे मान लीजिए थोड़ा सा और एग्जांपल समझते हैं। 3-4 सिचुएशन दूंगा डिफरेंट डिफरेंट, समझने की कोशिश करना। ये उन टॉपिक्स में से है जिसको कोई पढ़ाता भी नहीं है, आरजेएस में अभी तक आया भी नहीं है, लेकिन भविष्य को देखते हुए पढ़ा रहा हूं। इस टॉपिक पे तुम्हें पूरी राजस्थान में एक आदमी क्लास लेते नहीं मिलेगा। टचवुड, मैं तो हूं ना। भाई मैं राजस्थान में तो क्लास ले रहा हूं। ये टॉपिक कोई पढ़ाता नहीं है। क्यों नहीं पढ़ाता? क्योंकि ये टॉपिक समझ में नहीं आता। इसके सिर्फ 2 केस लिखवा देते, मैक्सिमम लिखवाते भी। तो जैसे मान लीजिए और समझने की कोशिश करना भाई। पहला पॉइंट समझते हैं हम लोग, फर्स्ट के समझते हैं। मान लीजिए एक सूट फाइल हुआ है ए वर्सेस बी के दरमियान। इनके बीच में एक सूट फाइल हुआ है, ए वर्सेस बी के बीच में एक सूट फाइल हुआ है सिविल जज की कोर्ट में। ठीक है, एक डिक्री पास हो गई ए के फेवर में। ठीक है, अपना बी चला गया अपील में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही जाएगा ना, सिविल जज ने अगर पास किया तो अपील कहाँ जाएगी? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील चली गई साहब। और अपील में गया है, और अपील में जाने के बाद भी, अपील में गया था ये, वहां पे जाने के बाद भी कौन जीत गया? ए ही जीता। मतलब अपील हो गई डिसमिस। अपील क्या हो गई? डिसमिस। एक बार अगर अपील डिसमिस हो गई तो क्या फिर से बी सेम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील कर सकता है क्या? क्या फिर से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके अपील कर सकता है क्या? सेम सेम अपील की, सेम डिग्री की फिर से अपील की जा सकती है क्या? नहीं, क्योंकि ये जो यहाँ पे डिसाइड किया कोर्ट ने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो डिग्री देके डिसाइड किया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो अपना आदेश दिया, वो इसके ऊपर क्या लगा रहा है? पहली सिचुएशन आसान सिचुएशन। पहली सिचुएशन क्या है? आसान सिचुएशन। इसका डायग्राम बनाइए। ये पहली कंडीशन है जो मैं बता रहा हूं आपको। ये पहली सिचुएशन का ए पॉइंट मान लो आप इसको। पहली सिचुएशन का कौन सा पॉइंट है? ए पॉइंट। सिचुएशन नंबर 1 का ए पॉइंट है ये। इसमें एक लाइन लिख लीजिए। डायग्राम, ये जो भी खेल है, आपको अगर सिविल समझना है तो डायग्राम्स को पकड़ना पड़ेगा। डायग्राम्स को पकड़ना पड़ेगा। म्यूट कर देता हूं एक बार। अपनी कितनी है? अब तक ही आएगा, इसके आगे नहीं आएगा। समझ में आई बात? क्लासेस लीजिए। अभी मैं इसकी मेन चीज बता दूं ना, अगर आपको एक चीज बताता हूं आपको, मैं बताना नहीं चाहता था लेकिन अब बता देता हूं।
छोड़ो, ज्यादा हो जाएगा, नहीं बताता उसको, नहीं ज्यादा हो जाएगा, ऊपर से निकलेगा। तुम इसमें लिखो 2-3 लाइन, इसमें लिखिए, अपील इज कंसिडर्ड टू बी कंटिन्यूएशन ऑफ ए सूट। अपील इज कंसिडर्ड टू बी, लिखिए, अपील इज कंसिडर्ड टू बी कंटिन्यूएशन ऑफ सूट। अपील इज कंसिडर्ड टू बी कंटिन्यूएशन ऑफ सूट। अपील को वाद की निरंतरता माना जाता है। अपील को वाद की निरंतरता माना जाता है। अपील को वाद की निरंतरता माना जाता है। निरंतरता, निरंतरता माना जाता है। एंड therefore if res judicata applies on suit, and therefore if res judicata applies on suit, then it would apply on appeal also. Then it would apply on appeal also. Then it would apply on appeal also. यदि यदि पूर्व न्याय का सिद्धांत, यदि पूर्व न्याय का सिद्धांत पूर्व न्याय का सिद्धांत वाद पर लगता है, वाद पर लगता है तो यह अपील पर भी लागू होगा। वाद पर लगता है तो यह अपील पर भी लागू होगा। वाद पर लगता है तो यह अपील पर भी लागू होगा। अपनी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 8-8 घंटे क्लास लेते हैं, सुबह शाम दोनों टाइम क्लास लेते हैं। मैं बताता हूँ उसका उनका रीजन क्या होगा। जब वो पास आउट, जब भी एग्जाम आएगी ना, कोई भी, अब जल्दी आए लेट आए, लेकिन वो तैयार होंगे एग्जाम के पहले। समझ में आई बात? जैसे सीआरपीसी वो लोग इवनिंग में ले रहे हैं, ठीक है ना, सेक्शन जो ऊपर नीचे हुए। अब यहाँ पे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जब पढ़ाया जाएगा तो पढ़ाया जाएगा, लेकिन उन बच्चों ने क्या किया, अपना समय बचा लिया वहां जाके वो क्लास लेके। कल को वैकेंसी आएगी 2025 में, खुदा ना खास्ता अगर आ गई वैकेंसी तो बच्चे तैयार हैं। कुछ 7-8 बच्चे क्लास के हैं जो दोनों टाइम क्लास लेते हैं। वो जो हार्डवर्क कर रहे हैं ना, रिग्रेस हार्डवर्क, उनका परिणाम उनको मिल जाएगा अगर वैकेंसी आ गई तो। क्योंकि उनको पता है कि सर 15-16 महीने में अगर वैकेंसी आ गई, इस बीच में वैकेंसी आ गई, तो मैं तो भगाने वाला नहीं हूँ, मैं तो उसी पेस से पढ़ाऊँ जो पढ़ाता हूँ। ये बात तुम्हें भी पता है, मैं अपनी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। लेकिन वो बच्चे स्मार्टनेस से दोनों टाइम की क्लास लेके कर लेते हैं कवर। छूटी हुई क्लास के लिए इसलिए मैं आपको कहता हूं, क्योंकि देखिए इससे होगा कि अल्टीमेटली आप ही का फायदा है, मेरा तो क्या ही फायदा है इसमें, तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। हाँ ये बात होगी ना। क्या बोले? आगे लिखिए, आगे क्या कार्य है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे इसका, ये फर्स्ट पॉइंट था ना इसका, सेकंड पॉइंट का एक और डायग्राम बनाएंगे। इसका बी पॉइंट है, इसका बी पॉइंट है। मान लीजिए कोर्ट ने एक केस को डिसाइड किया है और यहाँ पे आ गई है डिक्री, यहाँ पे आ गई है, ठीक है, और ये चला गया है आदमी अपील में, बी वर्सेस ए। तो यहां पे लिखिए डायग्राम में, यहां पे लिखेंगे अपन, यहां पे लिखेंगे प्लीज। नाउ रेस जुडिकेटा विल कन्वर्ट एज रेस सब जुडिस। नाउ रेस जुडिकेटा विल कन्वर्ट एज रेस सब जुडिस। नाउ रेस जुडिकेटा विल कन्वर्ट एज रेस सब जुडिस। यहां पूर्व न्याय का सिद्धांत, यहां पूर्व न्याय का सिद्धांत, यहां पूर्व न्याय का सिद्धांत, यहां पूर्व न्याय का सिद्धांत सब जुडिस में, रेस सब जुडिस में रेस सब जुडिस में बदल जाता है जब तक कि अपील लंबित है। बदल जाता है जब तक कि अपील लंबित है, जब तक कि अपील लंबित है। until the pending of appeal, until the pendency of appeal, until the pendency of appeal, until the pendency of appeal।
और जिस दिन ये अपील को डिसाइड कर दिया, मान लीजिए अपील में गया था वो और यहाँ पे भी हार गया, तो जिस दिन अगर ये डिसमिस हो गई अपील, अपील क्या हो गई, रद्द हो गई, अपील रद्द होते ही क्या हो जाएगा सर, अपील रद्द होते ही वापस रेस जुडिकेटा लग जाएगा, फिर अपील टू अपील में रेस जुडिकेटा लग जाएगा। लिखिए इसमें, अंटिल इसमें लिखिए, इफ अपील डिसाइडेड, यदि अपील को निर्धारित किया जाता है, या फिर इफ अपील डिसाइडेड, यदि अपील को निर्धारित किया जाता है, तो पुनः पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू होगा। देन अगेन इट वर्क्स एज रेस जुडिकेटा, अगेन इट वर्क्स एज रेस जुडिकेटा, अगेन इट वर्क्स एज रेस जुडिकेटा। ठीक है सर, जैसे ही पेंडेंसी में जाते हो वहीं पे चीजें बदल जाती है। हाँ हाँ हाँ, अब धीरे धीरे एक स्टेप, अरे भाई सीढ़ियाँ चढ़ी आपने, तो वैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप टफ की तरफ ले जाऊंगा। अब नेक्स्ट 3 कंडीशन और बताऊंगा जो इससे भी टफ है। ठीक है, आइए, 2 कंडीशन हो गई, अब आप डालिए यहाँ पे सेकंड पॉइंट और सेकंड का ए सिचुएशन। अब 3 कंडीशन और बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, ए वर्सेस बी, डिक्री थी, बी चला गया सर, कहां चला गया बी, अपील में, और जैसे अपील में गया और यहां पे जाके क्या हो गया सर, ये न्यायालय ने बोला कि हाँ भाई साहब आप ठीक हो, अपील में गया और अपील में जाके बी जीत गया। भाई ट्रायल कोर्ट में तो हार गया था, भाई सिविल जज के कोर्ट में तो हार गया, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अपील में क्या हो गया सर, बी जीत गया। और जैसे ही बी जीतेगा अपील में, जैसे ही बी जीतेगा अपील में, तो सर ये क्या करेगा, ये डिक्री इसके ऊपर क्या लगा देगी, रेस जुडिकेटा, क्या लगा देगी, आगे समझ में, किस किसको आगे समझ में, वेरी गुड। अपील में अब भैया केस था सिंपल सिविल जज में ए वर्सेस बी का, ए जीत गया था यहाँ पे डिक्री में, अपील में चले गए आप, बी वर्सेस ए, डिक्री यहाँ पे आ गई, और ये जो डिक्री अपीलेट कोर्ट ने रिवर्स कर दिया फैसला, मतलब जो डिक्री थी उसको सेट असाइड कर दिया, अपास्त कर दिया, और अपीलेट कोर्ट ने बी को बोला नहीं नहीं नहीं, ट्रायल कोर्ट ने गलत डिसाइड किया है, बी जीतेगा इस केस में। तो जो डिक्री आएगी अपीलेट कोर्ट की, वो डिक्री इस डिक्री पे क्या लगा देगी, सिंपल, समझ में आ गया, डायग्राम बना लीजिए। हाँ, ये फिर हाईकोर्ट जाएगा ना बेटा, हाईकोर्ट में जा सकता है, सेम इक्वल कोर्ट में तो नहीं जा सकता ना, ना लोअर कोर्ट में जा सकता। मान लीजिए इसी डिक्री की अपील वापस से इसकी अपील कर देता है, कहां पे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो भी क्या लगेगा, रेस जुडिकेटा, जाना तो उसको हाईकोर्ट में पड़ेगा ना, तुम लोअर कोर्ट में तो वापस नहीं लगा सकते ना, क्योंकि तुम्हारे ऊपर वाले कोर्ट ने डिसाइड किया है, चाहे लोअर में लगे या इक्वल में लगे, रेस जुडिकेटा दोनों में लगेगा, अपर में जाओगे तो नहीं लगेगा। अपील करने का तो राइट होता ही ना पार्टी के पास में, सिविल केसेस में अपील करने का अधिकार है, क्रिमिनल केसेस में अपील करने का अधिकार नहीं होता है। क्रिमिनल केसेस में आप मुंह उठा के अपील नहीं कर सकते हर चीज की। अरे भैया 2 साल की सजा का प्रावधान था और कोर्ट ने सिर्फ 6 महीने की सजा दी है, क्या उसकी अपील करोगे, क्या नहीं कर सकते। 10,000 रुपए फाइन का प्रावधान था, कोर्ट ने 2,000 रुपए का फाइन दिया है, उसकी अपील हो सकती है, हाँ हो सकती है। आपको पढ़ाऊंगा 374 372 में पढ़ाऊंगा, 372 सीआरपीसी दिखाऊं क्रिमिनल केसेस में, थोड़ा टाइम चला जाएगा मेरा सीआरपीसी का।
लेकिन जो बच्चे एपीयू की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे नोट कर लेना, 372 इंपोर्टेंट सेक्शन है। हाँ, मतलब सिविल में अपील एक अधिकार है आपका, क्रिमिनल केसेस में अपील करना अधिकार नहीं है। क्रिमिनल केसेस में तो दिया हुआ है कि उसके अंदर अगर आपकी अपील आती है तो ये अपील करोगे, वरना अपील नहीं होगी उनकी। सिविल केसेस में तो अपील करना अधिकार है आपका, राइट है। बात समझ में आई? ये केस समझ में आया? ए केस, बी केस समझे? अब लिखवाने की आवश्यकता मुझे लगता नहीं है इसमें, तुम डायग्राम में अपने हिसाब से लिखते चलो, ठीक है ना? अभी तुमको लिखना सीखना पड़ेगा ये सब चीजें। चलो बी डायग्राम समझते हैं। और 10 एक दिन और पढ़ाना है यहाँ पे। कितने दिन पढ़ाना है? 10 दिन। जगह ने बहुत अच्छा प्यार दिया है, ऐसी बात नहीं है। नहीं, शांति तो वहां पे भी रहेगी। सेकंड फ्लोर इसलिए लिया ताकि आवाज ना रहे, मतलब फर्स्ट फ्लोर भी खाली है वहां का। वहां का सेकंड फ्लोर क्यों लिया है मैंने? क्योंकि वहां पे पीस है, रोड की आवाज नहीं आ रही इतनी, फर्स्ट फ्लोर पे ज्यादा आ रही थी, इसलिए मैंने क्या लिया सेकंड फ्लोर, ताकि गाड़ियों की आवाज कम आए। ये नहीं कि सर वहां रेंट कम था इसलिए लिया, ये मत सोचना तुम लोग। मेरे लिए पैसा मैटर नहीं करता है, आप लोगों की पढ़ाई से ज्यादा। तुम सोचो सर पैसा कम होगा सेकंड फ्लोर का इसलिए, आवाज कम आती ना। तुम लोग ऐसा ऐसा तो नहीं सोच रहे थे ना? हाँ जी, ऑनलाइन ऑफलाइन सारे बच्चे सुन लीजिए, 3 तारीख को अपना इनोग्रेशन है, 3 तारीख नवरात्र साहब के दिन वहां पे होना ही होना है। अभी ये तो धमकी दे नहीं सकता, एक्सेस काट दूंगा। 3 तारीख को इनोग्रेशन का प्रोग्राम है, आना ही आना है बेटा, ठीक है? मैंडेटरी है, नवरात्र स्थापना अच्छा दिन है, शुभ दिन शुरुआत करेंगे। जिसे आज श्राद्ध शुरू हो गए, जिस दिन श्राद्ध खत्म होंगे अपन नई कोचिंग में शिफ्ट हो जाएंगे। हाँ क्लास होगी, शून्य मात्र की क्लास ही लेंगे, लेकिन लेंगे तो सही। यू नो व्हाट इज मीन शून्य मात्र? शून्य मात्र राजस्थानी शब्द है ना, शून्य मात्र। शून्य मतलब होता है कि थोड़ा सा ही, हाँ चलो ठीक है, आधे घंटा लेक्चर कुछ पढ़ा दिया ऐसे। देखिए यहाँ पे भी इतनी अपनी क्लास। हाँ मतलब शगुन तो अलग शब्द, शगुन तो सीरियल आता था एकता का, आता था ना शगुन करके एक सीरियल, कहानी घर करके के बाद। अरे मैं घर पे आता था ना स्कूल से, जब छोटा था तो 2-2:30 बजे आते थे, तब एक तो कहानी घर घर की, फिर कुमकुम, ये सब साथ ही आते थे। तो भाई अपन भी, अब ये घर में जो भी हमारे, मेरी बड़ी मम्मी ताई जी वगैरह सब बैठे रहते थे, हम भी खाना खाते खाते देखते रहते थे क्या चल रहा है। बचपन बहुत जल्दी निकल गया, इस बात का दुख है। वो संडे को आता था 12 बजे, जूनियर जी आता था शनिवार को 12 बजे, और सोनपरी आती थी उस पे, है ना? और शकलक बुम बुम भी, ये तो भाई अब अमीरों के चैनल थे उस टाइम, हम तो डीडी वन देखते थे। चलिए दूसरा समझते हैं हम लोग। जैसे तुम कहोगे सर रिपीटेटिव डायग्राम है, लेकिन कुछ अंतर है, मैं बताता हूं आपको। ठीक है, लिखिए इसमें, न्यायालय ने गुणागुण के आधार पर सुना, न्यायालय ने गुणागुण के आधार पर सुना और और अपील को निरस्त कर दिया। न्यायालय ने गुणागुण के आधार पर सुना और अपील को निरस्त कर दिया।
Court heard on merits and dismissed the appeal. Court heard on merits and dismissed the appeal. And dismissed the appeal. इसका इफेक्ट क्या होगा आपको बताता हूं. इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका प्रभाव क्या होगा. जो ट्रायल कोर्ट की डिक्री है, इसकी जो ट्रायल कोर्ट की डिक्री है, जो प्रथम विचारण जिस न्यायालय ने किया, उसकी न्यायालय की डिग्री क्या हो जाएगी सर, फाइनल. और यही किसकी क्या लगाएगी, रेस जुडिक लगाएगी सबके ऊपर. क्या लगाएगी सबके ऊपर, रेस जुडिकेटर लगाएगी. क्योंकि किसके ऊपर सुना है ये, गुणागुण के आधार पर सुना है, मेरिट्स पे सुना है. लेकिन अगर मैं वहीं पे अगर आपको तीसरी सिचुएशन में मेरे बारे में अवगत करता हूँ, तीसरी सिचुएशन के बारे में अवगत कराता हूँ. जैसे थर्ड कंडीशन ये है कि ए वर्सेस बी था मैटर. यहाँ पे कैसे हो गया था, डिक्री. यहाँ पे क्या हो गया था, डिक्री. और ये डिसाइडेड ऑन मेरिट्स था. कोर्ट ने इसको डिक्री को डिसाइडेड ऑन मेरिट किया था. ये बी चला गया अपील में. यहाँ पे कोई टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर कोर्ट ने डिसमिस कर दिया. देखिए किसी तकनीकी आधार पर न्यायालय द्वारा अपील को रद्द किया गया. dismissed on some technical ground and not on merits. तकनीक के आधार पर निरस्त किया गया, न कि किसी गुणागुण के आधार पर. लिखिए इसमें, the decree of trial court will become final. The decree of trial court will become final. विचारण करने वाले न्यायालय की डिक्री अंतिम होगी. अब टेक्निकल ग्राउंड क्या होता है, इसको सुनिए एक बार. What do you mean by technical grounds? तकनीकी ग्राउंड क्या होता है. जैसे मान लीजिए टेक्निकल ग्राउंड पर कोर्ट ने डिसमिस किया अपील को. जैसे मान लीजिए जैसे अपील करने की फीस नहीं पे करी उसने, हो सकता है ना, अपील करने की जो फीस लगती है वो उसने पे नहीं करी, या फिर उसने लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर होने के बाद में अपील डाली और कोर्ट ने डिले कॉन्डोनेशन नहीं किया, कोर्ट ने विलंब के लिए क्षमा नहीं किया. जैसा टाइम पीरियड होता है ना कि अगर आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील करनी है तो 30 दिन का समय है, हाई कोर्ट में अपील करनी है तो कितने दिन का समय है, 90 दिन का. और कहां दिया हुआ है, आर्टिकल 116 में दिया हुआ है, आर्टिकल 116 लिमिटेशन एक्ट. इनको टिप्स पे रखिए, 113, 114, 115, 116, इनको टिप्स पे रखिए. सवाल आता है यहां से. मैम ने जितने आर्टिकल्स लिखवा देना लिमिटेशन का एक शेड्यूल बनवाया हुआ मैम ने आपको. अरे बनवाया था मैम ने, लिमिटेशन का एक शेड्यूल बनवाया होगा. सारे के सारे सवाल वहीं से बैठे हैं प्री के, नहीं बैठे. 61-63 नहीं आया, 61-63 समझाया था आपको. 61-63 पूछता है, अलग है इसलिए पूछता है. आरजेएस की माइंडसेट समझिए आप, जो सवाल अलग है वो पूछे जाते हैं, जो भीड़ से हटकर है वो पूछे जाते हैं. और अपने पेपर में भी वही सवाल पूछता हूँ जो भीड़ से हटके होते हैं. कभी कभी लगता है कि मैं अपनी अपनी तारीफ करता रहता हूँ, तुम लोग बस कुछ नहीं करते. तुम लोग करते बाहर किसी बच्चों को बोलते कि कोचिंग अच्छी है. तुम लोगों की बहुत पब्लिसिटी पे बहुत से लोग आते हैं कि सर आप मार्केटिंग पे पैसा खर्च क्यों नहीं करते. मैं देखो मेरे को नहीं करना. तुम लोग जो रिजल्ट दोगे वो पब्लिसिटी होगी मेरे लिए. तुमको क्यों सुनाता रहता हूं मैं कि पढ़ो 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 पढ़ो, क्योंकि तुम लोग रिजल्ट दोगे मुझे. गलत सोचता हूँ क्या मैं, सही सोचता हूँ ना, इसलिए सुनाता रहता हूँ. तुम अपने उसलिए सुनाता रहता हूँ. तो छोटे भाई बहनों की तरह मैं चिल्लाता भी हूँ और प्यार भी करता हूँ. जैसे थोड़ी ना है कि बस आया और सुबह से लेकर शाम तक डांटते रहता हूँ. क्या पीटी वाला सर हो गया मैं कॉलेज स्कूल का? हाँ. बाहर क्यों घूम रहे हो, टाई क्यों नहीं है सीधी, बाल क्यों टेढ़े. पीटी वाले मास्टर बहुत दुखी करते थे स्कूल में, है ना.
तुमको कभी स्कूल में बाहर निकाला ऐसे कॉरिडोर में खड़ा कर देते थे हाथ खड़ा करके, फिर पीटी वाला मास्टर आता था डंडा लेके, जो भी रास्ते मिलता सबको कूटते जाता था। ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ? सही एक दुखी करने वाले स्कूल में डाला था मेरे को 2 साल के लिए, फिर मैं छठी में फेल हो गया वहां पे। इमानुएल का नाम, इमानुएल स्कूल होती है ना, इमानुएल। 2 साल डाला था घर वालों ने, 5वीं छठी में। बहुत ही दुखी स्थिति थी वहां तो मेरी। बच्चे मेरे को बहुत बुली करते थे, होता है ना कि 2-4 बच्चे मिलकर परेशान करते थे मुझे, और मैं हमेशा रोते रहता था क्लास में। फिर मैं आया हिंदी मीडियम में, और हिंदी मीडियम में आके मैंने सीखा कि ये नहीं, जीवन जीने का तरीका अलग है। फिर मैंने हिंदी मीडियम तक ही पढ़ाई करी 12वीं तक। भाई जीवन जीने का तरीका वो नहीं है। अरे यार क्लास में डर डर के बैठते थे, 100 रुपए का फाइन लगता था उस टाइम पे। आप सोचिए 2006, 7, 8 में 100 रुपए कितने ज्यादा होते होंगे। क्लास में बोलने पे 100 रुपए का फाइन था। बहुत ही दर्दनाक स्थिति थी उस टाइम तो। चलिए थर्ड सिचुएशन समझते हैं हम लोग। अब आएंगे थर्ड में, और ये सबसे बेकार सी स्टेज है। अब थोड़ा सा समझना, अब थोड़ा चीजें सिर के ऊपर निकल सकती है। ए ने 4 इश्यूज कोर्ट के सामने उठाए, बी ने भी अपने इनका जवाब दिया। ये क्या था? प्लेंट, और ये क्या था? वाद पत्र और लिखित कथन। वाद पत्र में 4 मुद्दे उठाए गए थे, चारों मुद्दे का जवाब दिया था इसने लिखित कथन में, बी ने। अब कोर्ट ने बहुत बुरा काम किया। कोर्ट ने क्या किया? 2 मुद्दे तो डिसाइड कर दिए इसके फेवर में, और 2 मुद्दे डिसाइड कर दिए इसके फेवर में, और दोनों पार्टी चली गई। दोनों पार्टी कहां चली जाएगी? अब थोड़ी सी ये भी अपील में चली गई, और ये भी कहां चली गई? अब दोनों पार्टी चली गई अपील में। तो सर फिर क्या होगा? बताइए फिर क्या होगा? दोनों पार्टी एग्रीड है ना सर, पीड़ी तो दोनों पार्टी है, दोनों को पूरा पूरा रिलीफ तो मिला नहीं। 2 इसको रिलीफ मिला, 2 उसको रिलीफ मिला। ये भी अपील में, वो भी अपील में। आप बताइए, क्या आप एक ही अपील को फॉर्मल सूट कहेंगे या इसकी अपील को फॉर्मल सूट कहेंगे? मतलब पूर्ववर्ती वाद कौन सा इन दोनों में? मान लीजिए ये अपील दायर होती है, अपील दायर हुई, इसका फैसला आया 1/1/21 को, तो क्या ये अपील इसके ऊपर रेस जुडिकेटा लगा देगी क्या? सवाल ये है, क्या ये इसके ऊपर रेस जुडिकेटा लागू कर देगी क्या? हाँ, क्या कर देगी? अरे लगा देगी, नहीं लगा देगी रेस जुडिकेटा? अरे अपील, अरे सूट का कंटिन्यूएशन हो गया ना। अपील क्या है? सूट का चलता रहना, कंटिन्यूएशन। अगर ये अपील में फैसला आ गया और ये अपील अभी भी पेंडिंग है, तो ये इसके ऊपर क्या लगा देगी? छोटी सी बात समझ में आई? समझ में आया? दोबारा समझाऊं? सर केस था ए वर्सेस बी। डायग्राम बनाइए। हाँ, इसमें क्या लगा देगा वो? रेसिडिकेटा। सेम चीज, बिल्कुल सेम चीज हो जाती है। दोनों पार्टीज अपील में चली गई, तो दोनों पार्टीज एक दूसरे को जो भी पहले डिसाइड होगा। मैं कहता हूं ना, फॉर्मल सूट कौन सा होता है? फॉर्मल सूट वो होता है, मतलब पूर्ववर्तीवाद क्या होता है? पूर्ववर्तीवाद वो होता है जो पहले डिसाइड किया हुआ है। तो फॉर्मल सूट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये इस पर क्या लगा देगा? ये बहुत ही बारीक और पेचीदगी है अपील के मामले में। अब ये मत कहते ना सर दोनों का जजमेंट एक ही दिन आया और दोनों ने अगर एक दूसरे के खिलाफ फैसला दे दिया तो
ये मत कर देना, ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली क्या होता है, ऐसा होता है क्या प्रैक्टिकली? नहीं होता है। कोर्ट क्या करता है, क्लब कर देता है मैटर्स को। कोर्ट क्या करता है, मैटर्स को इकट्ठा कर लेता है, क्लबिंग कर देता है मैटर की, मर्ज कर देता है कि हाँ चलो ठीक है, तुम अच्छा ये केस है, इसकी 2 अपील आई है, अच्छा इसकी 2 अपील आई, ले लो पूरे कोई साथ में। लेकिन कोर्ट ने अगर क्लब नहीं किया तो जो भी फैसला पहले आएगा वो उस पर क्या लगा देगा? और ये बात समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि देखिए ये किसके लिए अपील गया था, 3 और 4 पॉइंट के लिए गया था। तो कोर्ट ने जब इसको 3 और 4 दे दिया तो जो इसके पास है वो भी छिन जाएगा ना, तो उसके ऊपर रेसिप्रोकेट लागू हो जाएगा ना। ये बात समझ में आई? सर अगर पहले डिग्रीज को मिली पर अपील भी पहले लगा दे, अगर ये जीत जाएगा पहले तो इस पे लगा देगा। पहली डिग्री एक को मिली, ऐसे डिग्री कैसे पहले मिलेगी? फाइनल डिग्री तो एक साथ ही आएगी ना। अच्छा आप कह रहे हो कि इशू को पहले डिसाइड कर दिया है कोर्ट ने, हाँ तो जा सकता है। मान लीजिए तो सर रेस जुडिकेटा इशू पे भी तो लागू होता है, बताया था मैंने आपको। देखिए सेक्शन 11 पढ़िए एक बार, सेक्शन 11 पढ़िए। सेक्शन 11 में लिखा हुआ है ना साफ साफ स्पेसिफिकली, नो कोर्ट शेल ट्राई एनी सूट और इशू। सेक्शन 11 पढ़िए एक बार कश्मीरा। कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद या विवादक का विचारण नहीं करेगा। उस इशू के ऊपर भी लगता है ये इशू के ऊपर। बात समझ में आई? अगर एक बार अपील डिसाइडेड हो जाती है पार्टीज के बीच में तो वो रेस जुडिकेटा लागू कर देती है, ठीक है ना। जैसे हम लोगों ने सिचुएशन नंबर 1 देखी है, आप 1 फर्स्ट जो लिखवाई थी ना मैंने आपको, दो सिचुएशन लिखवाई थी। अब सिचुएशन 1 में क्या था, ठीक है ना, वहां जो अपील की थी हमने 2 केसेस लिखे थे ना मैंने सिचुएशन 1 में आपको, वहां पे दोनों सिचुएशन में, सिचुएशन 1 देखिए फर्स्ट की 2 सिचुएशन देखिए, वहां पे जो दोनों अपील हो रही है वहां पे दोनों अपील्स कौन कर रही है, सेम एक ही पार्टी कर रही है। अरे सर जी ये फर्स्ट वाला जो लिखवाया था ना मैंने आपको, फर्स्ट में ए और बी करके दोनों में अपील कौन कर रहा था, बी अपील कर रहा था सर, ऊपर जा रहा था। लेकिन यहाँ की सिचुएशन डिफरेंट है। यहाँ की सिचुएशन में क्या है सर, ए भी अपील में गया और बी भी अपील में गया, दोनों पार्टीज अपील में चली गई। समझ में आई बात? अगर अपील डिसाइड हो जाती है तो वो दूसरे पे क्या लगा देगी, क्योंकि कंटिन्यूएशन ऑफ सूट है। सूट जो है वो निरंतर रूप से चालू है अभी भी। अच्छी चीज है ना ये रेस जुडिकेटा। तुम्हारा दिमाग थोड़ा सीपीसी बढ़ के लगता हो ना कि थोड़ा दिमाग की स्ट्रोमिंग हो रही है, दिमाग थोड़ा घूम रहा है अंदर से। सबसे टफ चीज है ये, बाकी तो सब आसान सा है सीपीसी में, इसकी समझ में आ जाएगा तो फिर चलो। अब चौथी सिचुएशन में आते हैं, किस में आते हैं, इसमें लिखवाऊं कुछ, इसमें लिख लो इसमें। इसमें लिखिए इन दिस थर्ड सिचुएशन, इन दिस तीसरी कंडीशन देना है, इन दिस थर्ड सिचुएशन both parties has gone for appeal against each other, पहले इंग्लिश में लिखवा देता हूं मैं, फिर हिंदी में लिखवा दूंगा, ठीक है ना। हैज गॉन फॉर अपील अगेंस्ट ईच अदर एंड सिंस अपील इज द कंटिन्यूएशन ऑफ अ सूट। थोड़ा सा वो लिखवा रहा हूं मैं, एक्स्ट्रा इंपोर्ट लिखवा रहा हूं, थोड़ा तेज लिखना। सिंस अपील इज द कंटिन्यूएशन ऑफ अ सूट, it means during the pendency of appeal, it would be considered as res sub judice,
it would be considered as res sub judice. And if any one of the appeal has been decided by the court, and if any one of the appeal has been decided by the court, in any one of the appeal has been decided by the court, then it would operate res judicata, on the other appeal, on the other pending appeal करिए, on the other pending appeal. Here all the conditions of section 11 has been fulfilled. ये सारे के सारे एलिमेंट्स फुलफिल हो रहे हैं, एक बार देखिए, मुझे बताइए। पार्टी सेम है, मैटर इशू सेम है, मतलब विवादक विषय सेम है, टाइटल सेम है, दोनों पार्टीज का टाइटल भी सेम है, हक जो है वो भी सेम है। फॉर्मर अपील मतलब फॉर्मर कोर्ट सब्सिक्वेंट सूट को फाइल सुन सकता था, हाँ सुन सकता था। क्या ये एलिमेंट फुलफिल हो रहा है क्या? सुन सकता था। अपीलेट कोर्ट तो सेम अपील को सुन ही सकता है ना। पिक्यूनरी और सब्जेक्ट मैटर फुलफिल हो रहा है तो सब कॉम्पिटेंट है या नहीं है? और हर्ड और फाइनल डिसाइडेड किया ये कोर्ट ने, तो रेस्ट सारे एलिमेंट फुलफिल हो रहे हैं। तो एक लाइन लिख दीजिए लास्ट में, हियर one appeal would apply res judicata on other. Here one appeal would apply res judicata on other. Here one appeal would apply res judicata on other. तो मेरे नोट्स इसमें मना किया हुआ है कि अब res judicata नहीं लगेगा, दे दीजिए, लेकिन मुझे लगता है लगेगा। इसने ऐसे करके मना किया हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। इसका जो मेरी कॉपी में लिखा हुआ है ना, ये टकवानी के नोट्स हैं। टकवानी में ऐसा लिखा हुआ है, टकवानी में क्या लिखा हुआ है मैं वो बताता हूँ। टकवानी में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर दोनों अपील सिंगल सूट से ही आई है, एक सिंगल सूट से ही अगर अपील बनी है, तो दो सूट कहाँ है इसमें? क्या इसमें तो एक ही सूट का कंटिन्यूएशन है, तो फिर फॉर्मर छोड़िए अपने इस पॉइंट को, नहीं मैं जो लिखवा रहा हूँ लिख लीजिए आप। क्या चीज लिखवाया था? चलिए अभी लिखिए, आप इधर लिखिए, इन द थर्ड, इसे लिखिए, तीसरी परिस्थिति के अंतर्गत दोनों पक्षकारों ने एक दूसरे के खिलाफ अपील संस्थित की है। दोनों पक्षकारों ने एक दूसरे के खिलाफ अपील संस्थित की है। दोनों पक्षकारों ने एक दूसरे के खिलाफ अपील संस्थित की है और अपील को
वाद की निरंतरता माना जाता है और अपील को वाद की निरंतरता माना जाता है, और अपील को वाद की निरंतरता माना जाता है। यहाँ वाद कितने हैं, तो वाद की निरंतरता कैसे हुई? एक सेकंड, हेलो मैम, एक बार क्लास के बाद मैं आपको फोन करता हूँ, ठीक है? अपील को वाद की निरंतरता माना जाता है, इसलिए 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 अपील का लंबित होना, 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 इसलिए अपील का लंबित होना रेस सब जुडिस माना जाएगा, रेस सब जुडिस माना जाएगा, रेस सब जुडिस माना जाएगा। और यदि न्यायालय द्वारा और यदि न्यायालय द्वारा एक अपील निर्धारित की जाती है, और यदि न्यायालय द्वारा एक अपील निर्धारित की जाती है, और यदि न्यायालय द्वारा एक अपील निर्धारित की जाती है, तो वह दूसरी अपील पर रेस जुडिकेटा लागू करेगा, तो वह दूसरी अपील पर रेस जुडिकेटा लागू करेगा, तो वह दूसरी अपील पर रेस जुडिकेटा लागू करेगा। इस पॉइंट पे देखना एक बार, ठीक है ना? जाके इस वाला तो थर्ड पॉइंट है, इस पे आप देखिएगा, जाके देखिएगा, इस बार टकवानी एक बार इस पॉइंट को जाके देखिएगा, लागू करेगा। यहाँ धारा 11 की समस्त शर्तें पूरी हुई है, यहाँ धारा 11 की समस्त शर्तें पूरी हुई है, समस्त शर्तें पूरी हुई है, इसलिए पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू होगा, इसलिए पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू होगा, इसलिए पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू होगा। ठीक है, 2 दिन और ये टॉपिक चलेगा, फिर खत्म करके हम लोग किस में एंटर करेंगे? सेक्शन 11 कंप्लीट होते ही हम लोग किस में एंटर करेंगे? डेफिनेशन क्लोज में। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। That's all for today. See you tomorrow. एक बार इस पॉइंट को देखना, थर्ड वाले को।